नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। अनुसंधान अभिक्षमता रिसर्च एप्टीट्यूड, यह जो यूनिट नेट फर्स्ट पेपर में है, उसके अंतर्गत आज मैं जिस शीर्षक को लेकर के आया हूँ वह है परिकल्पना के प्रकार विथ एग्जाम्पल, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस विथ एग्जाम्पल। पिछली जो वीडियो मेरी थी उसमें आप लोगों ने परिकल्पना के प्रकारों के बारे में देखा, जहाँ पर मैं यह बताने का प्रयास किया कि विभिन्न विद्वानों द्वारा परिकल्पना के जो स्वरूप हैं, जो उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो विशेषता है, उसके आधारों पर विभिन्न प्रकारों से लोगों ने इसका वर्गीकरण किया है और उसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत किया। लेकिन मुख्य रूप से जो मुख्य परिकल्पनाएं हैं, परिकल्पनाओं के जो मुख्य प्रकार हैं, उनको मैं आज विस्तार से बताने जा रहा हूं और उसका एक एक एग्जाम्पल भी मैं दूंगा, जिससे कि आप उन सभी परिकल्पनाओं की पहचान आसानी से कर सकें। अब आप देखेंगे जो नेट फर्स्ट पेपर है, नेट फर्स्ट पेपर में आपसे पूछा जाता है, 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, एक परिकल्पना दी जाएगी और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यह जो परिकल्पना है वह निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। तो पहचानने के लिए दे दिया जाता है परिकल्पना, आपको पहचानना होगा कि वह कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार के प्रश्न परिकल्पना से संबंधित आपसे नेट फर्स्ट पेपर में पूछा जा रहा है, तो उन सभी के बारे में डिटेल में जानना जरूरी है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आप देखें शोध परिकल्पना, रिसर्च हाइपोथेसिस। क्या है रिसर्च हाइपोथेसिस, शोध विकल्पना? देखिए, जो हमारी शोध की परिकल्पना होती है, शोध परिकल्पना, इससे तात्पर्य ऐसी परिकल्पना से है जो किसी घटना या तथ्य के लिए बनाए गए विशिष्ट सिद्धांत से निकाली गई अनुमीत पर आधारित होती है। जो हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस है, यह पूर्व में जो भी रिसर्च कार्य किए जा चुके हैं उसके अंतर्गत जो सिद्धांत, जो नियम, जो तथ्य दिए जा चुके हैं, उन्हीं सिद्धांतों से निकाली गई होती है, उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हमारा यह परिकल्पना होता है। और इस प्रकार की जो परिकल्पना होती है, जब एक अनुसंधानकर्ता शोध परिकल्पना का निर्माण करता है, तो शोधकर्ता यह मान करके चलता है कि हमारी यह जो शोध की परिकल्पना है, शोध परिकल्पना है, यह शोध परिणामों के द्वारा पुष्ट हो जाएगी, इसके अस्वीकार होने की संभावना बहुत ही कम होती है, ऐसा शोधकर्ता मान करके चलते हैं। भाई, जब हमारी परिकल्पना पूर्व के सिद्धांतों पर आधारित है तो यह निश्चित है कि वह अस्वीकार नहीं होगी। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी जो शोध परिकल्पनाएं होती हैं, रिसर्चर की यह इच्छा अधूरी रह जाती है, वह पुष्ट नहीं हो पाती है, परिणामों के द्वारा जब जांचा जाता है तो वह स्वीकार नहीं होता है, अस्वीकार हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए, शोध परिकल्पना का उदाहरण यहाँ मैं प्रस्तुत किया हूँ, वह है व्यक्ति सूझ द्वारा प्रयत्न तथा त्रुटि की अपेक्षा जल्दी सीखते हैं। यह एक शोध परिकल्पना है। आप देखेंगे इसमें 2 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। पहला क्या है? सूझ का सिद्धांत। आप देखेंगे साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में इनसाइट थ्योरी दी गई है, गेस्टाल्ट थ्योरी है यह, जहाँ पर बताया गया है कि सीखने के लिए सूझ बहुत ही महत्वपूर्ण यह सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। और दूसरा है, आप देखेंगे प्रयत्न और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर, इसका सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। इन दोनों ही सिद्धांतों के आधार पर यह
परिकल्पना बनाया गया है। अब यदि इस परिकल्पना की जांच की जाएगी, तो जाहिर सी बात है सूत्र के द्वारा जब सीखा जाता है तो वह प्रयत्न और त्रुटि की अपेक्षा शीघ्रतापूर्वक सीखा जाता है, तो इसके अस्वीकार होने की संभावना लगभग ना के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसी ये परिकल्पना, ये इस प्रकार की जो परिकल्पनाएं होती हैं जो कि पूर्व में दिए गए सिद्धांतों या नियमों पर आधारित होता है, उससे निगमित किया होता है, तो इस प्रकार की परिकल्पना हमारी शोध परिकल्पना कहलाती है। और बड़े ही विश्वास के साथ शोधकर्ता ऐसे परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और आश्वस्त रहते हैं कि हमारी यह जो परिकल्पना है वह परिणामों के द्वारा अवश्य ही पुष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जो हमारी शोध परिकल्पना है इसको हम दो प्रकारों से अभिव्यक्त करते हैं। वे दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है दिशात्मक अभिव्यक्ति और दूसरा है अदिशात्मक अभिव्यक्ति। शोध परिकल्पना को इन दो प्रकारों से अभिव्यक्त किया जाता है। तो जब हम शोध परिकल्पना को दिशात्मक रूप से अभिव्यक्त करते हैं तो ऐसी जो परिकल्पना बनती है वह हमारी दिशात्मक परिकल्पना कहलाती है। और जब हम शोध परिकल्पना को अदिशात्मक रूप से अभिव्यक्त करते हैं तो वह अदिशात्मक परिकल्पना कहलाती है। तो आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखें दिशात्मक परिकल्पना। दिशात्मक परिकल्पना यह अंतर या सहसंबंध की दिशा को सूचित करती है। नाम में ही है दिशा, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, एक डायरेक्शन दिखाता है यह। तो जो भी डिफरेंसेस हैं या जो भी कोरिलेशंस होते हैं उसका वह एक डायरेक्शन बताता है, ऐसी परिकल्पना। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ऐसी परिकल्पना किसी एक समूह को दूसरे समूह से श्रेष्ठ बताती है या निम्न बताती है। वह बताएगी कि एक जो समूह है, समूह अ समूह ब से किसी भी मामले में श्रेष्ठ है या निम्न है। इस प्रकार के परिकल्पनाएं होती हैं। और सहसंबंध की स्थिति में दिशात्मक परिकल्पना सहसंबंध के धनात्मक या ऋणात्मक होने की घोषणा करती है। देखिए यहाँ पर जो भी हमारी परिकल्पनाएं होती हैं वह क्या है, घोषणात्मक वाक्य कथन होता है ना, वो घोषणा करता है। ठीक है, तो देखें सहसंबंध के संदर्भ में दिशात्मक परिकल्पना में सहसंबंधों के धनात्मक या ऋणात्मक होने की घोषणा की जाती है। आइए इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला उदाहरण है छात्रों की गणितीय अभिक्षमता छात्राओं की गणितीय अभिक्षमता से अधिक होती है। एक परिकल्पना है यहाँ पर, जहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारे छात्र हैं, एक समूह हो गया छात्रों का। छात्रों के समूह का जो गणितीय अभिक्षमता है, जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, ये जो दूसरा समूह है छात्राओं का, इनके समूह की जो गणितीय अभिक्षमता है, जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, उससे क्या है, अधिक बताया जा रहा है। यह अभिकल्पना इस परिकल्पना में, इस परिकल्पना में छात्रों के समूह का जो गणितीय अभिक्षमता है, जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की क्षमता है, उसको छात्राओं की जो छात्राएं हैं उनके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से अधिक बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक दिशा का ज्ञान हो रहा है कि निश्चित रूप से एक समूह दूसरे समूह से क्या है, अधिक है। दूसरा एग्जाम्पल देखें। दूसरे एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ है सहसंबंध के संदर्भ में है बुद्धि लब्धि और गणितीय अभिक्षमता के मध्य धनात्मक सहसंबंध होता है। यहाँ देखिए, यहाँ दिखाया जा रहा है यह जो बुद्धि लब्धि है हमारी, इस बुद्धि लब्धि और गणितीय अभिक्षमता, इन दो संप्रत्ययों के संदर्भ में सहसंबंध को बताया जा रहा है। और सहसंबंध क्या बताया जा रहा है कि वह धनात्मक है। इसके धनात्मक होने की कल्पना इसमें की जा रही है, घोषणा की जा रही है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि और गणितीय अभिक्षमता के मध्य धनात्मक सहसंबंध होता है। तो इस प्रकार से आप देखें जो दिशात्मक परिकल्पना होती है हमारी, उसमें इस प्रकार के परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है, जहां पर आप देखेंगे या तो एक समूह को दूसरे से श्रेष्ठ बताया जाएगा या निम्न ही बताया जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से भी बन सकता है कि छात्रों की गणितीय अभिक्षमता छात्राओं की गणितीय अभिक्षमता से कम होती है, ये भी बनाया जा सकता है। यहाँ पर फिर क्या होगा,
वह निम्नता को दिखला रहा है ना। इसमें क्या है, अधिक, अधिक यहाँ पर आप देखेंगे अधिक को दिखला रहा है, या क्या दिखा रहा है, अधिक है, ठीक है ना। छात्रों की जो गणितीय अभिक्षमता है वह छात्राओं की गणितीय अभिक्षमता से अधिक है, लेकिन इसके विपरीत हम अधिक की जगह कम भी बना सकते हैं जो हमारी परिकल्पना है उसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से यह दिशात्मक परिकल्पना का उदाहरण है। नेक्स्ट देखें, अदिशात्मक परिकल्पना। दूसरा, जब हम अदिशात्मक अभिव्यक्ति करते हैं शोध परिकल्पना की जब हम अदिशात्मक अभिव्यक्ति करते हैं तो उससे जो परिकल्पना बनती है वह क्या है, वह हमारी अदिशात्मक परिकल्पना हुई, ठीक है। यह अदिशात्मक परिकल्पना। अब ये जो हमारी अदिशात्मक परिकल्पना है, दिशात्मक परिकल्पना के विपरीत आप देखेंगे कि इसमें वह किसी भी प्रकार के अंतर का या सहसंबंध का जिक्र नहीं करता है, अंतर की दिशा को या सहसंबंध का जिक्र नहीं करता है, कोई धनात्मक है या ऋणात्मक है या श्रेष्ठ है या कम है, इस प्रकार का कोई भी जिक्र ऐसे परिकल्पना में आपको नहीं मिलता है। दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हैं कि ऐसी परिकल्पना किसी एक समूह को दूसरे समूह से श्रेष्ठ या निम्न नहीं बताती है। आप देखेंगे यहाँ पर यह जो श्रेष्ठ या निम्न होने की बात की जाती है, इसका इसमें ज्ञान नहीं होता है। आइए एग्जाम्पल को देखते हैं उदाहरण के रूप में। देखिए, पहला उदाहरण है, छात्र एवं छात्राओं की गणितीय अभिक्षमता में अंतर होता है। देखिए, समूह तो है, दो समूह है यहाँ पर, आप देखेंगे पहला समूह क्या है, छात्रों का, ठीक है, पहला समूह छात्रों का और दूसरा समूह छात्राओं का है। इन दो समूहों की जो गणितीय अभिक्षमता है, जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, इसके बारे में देखिए अंतर होता है, यह तो बताया जा रहा है कि अंतर होता है, ठीक है ना, अंतर होता है यह बताया जा रहा है, लेकिन वह अंतर अधिक है कि कम है, किसकी अधिक है किसकी कम है, इसका ज्ञान इसमें नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या है, यह आपका अदिशात्मक प्रकार का परिकल्पना हुआ, जिसमें दो समूहों के बीच यह तो बताएंगे कि वह अंतर है, लेकिन वह अंतर धनात्मक रूप से है कि ऋणात्मक रूप से है, इसका ज्ञान नहीं हो पाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखें, दूसरा एग्जाम्पल है, बुद्धि लब्धि और गणितीय अभिक्षमता के मध्य सहसंबंध होता है। यहाँ देखिए दो चीजें हैं, एक तो है आपका बुद्धि लब्धि, और दूसरा हो गया गणितीय अभिक्षमता। इन दोनों के बारे में बतलाया जा रहा है कि इन दोनों के मध्य क्या है, सहसंबंध है, लेकिन वह सहसंबंध कैसा है, वह सहसंबंध पॉजिटिव है कि निगेटिव है ना, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसका ज्ञान नहीं हो रहा है, ठीक है। यह जो सहसंबंध है वह पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इसका ज्ञान नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की यह दोनों ही जो उदाहरण हैं आप देखेंगे, ये दोनों अदिशात्मक परिकल्पना के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सांख्यिकीय परिकल्पना। सांख्यिकीय परिकल्पना, आप देखेंगे यह जो सांख्यिकीय परिकल्पना होती है वह ऐसी परिकल्पना होती है जिसके स्वरूप की रचना इस प्रकार से की जाती है कि संबंधित चरों के प्रकार्यात्मक संबंधों के अध्ययन में उपयुक्त सांख्यिकीय परीक्षण का प्रयोग सुविधापूर्वक किया जा सके, ठीक है। तो ये हमारा सांख्यिकीय परिकल्पना है। यहाँ पर आप देखेंगे सांख्यिकीय परिकल्पना में जो भी हमारे संबंधित चर हैं उनके प्रकार्यात्मक संबंधों के अध्ययन में उपयुक्त सांख्यिकीय परीक्षणों का प्रयोग आसानी से किया जा सके, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो वह जो भी हमारी परिकल्पना होगी वह क्या होगी, सांख्यिकीय परिकल्पना कहलाएगी। आइए हम यहाँ पर इससे संबंधित एक परिभाषा देख लेते हैं। ब्लैक एंड चैंपियन महोदय हैं, ब्लैक एंड चैंपियन के अनुसार सांख्यिकीय परिकल्पना सांख्यिकीय जनसंख्या के बारे में कथन है। ये कहते हैं कि जो सांख्यिकीय परिकल्पना है हमारी वह सांख्यिकीय जनसंख्या के बारे में ऐसा कथन है जिसे प्रेक्षित आंकड़ों से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर समर्थन किया जाता है या उसका खंडन किया जाता है। इसका हम समर्थन करते हैं या इसका खंडन करते हैं, उसको या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे।
इसके उदाहरण को देखते हैं। देखिए सांख्यिकी परिकल्पना का उदाहरण, छात्र एवं छात्राओं की गणितीय उपलब्धि के माध्य में अंतर होता है। जो मीन है ना, मीन डिफरेंस यहाँ पर देखा जा रहा है। दो, आप देखें यहाँ पर दो ग्रुप हैं। पहला क्या है, छात्र का है, पहला छात्रों का और दूसरा छात्राओं का। इन दो समूहों के बीच, इन दोनों समूहों की जो गणितीय उपलब्धि है, इसका माध्य, ये जो माध्य है ना, मीन, मध्यमान, इन मध्यमानों के अंतर को देखा जा रहा है। माध्य में अंतर होता है, ये है। तो यह इस प्रकार की परिकल्पना हमारी सांख्यिकी परिकल्पना के अंतर आती है। दूसरा उदाहरण देखिए, छात्र एवं छात्राओं की गणितीय उपलब्धि के माध्य में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ भी ठीक वही है, दोनों जो है एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंतर है, और दूसरे में बताया जा रहा है, इस दूसरे उदाहरण में बताया जा रहा है कि छात्र एवं छात्राओं की जो गणितीय उपलब्धि है उसके माध्य में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये इस प्रकार के ये जो दो उदाहरण हैं सांख्यिकी परिकल्पनाओं के। ठीक है, सांख्यिकी परिकल्पनाओं को पहचानने का देखिए बहुत ही आसान तरीका है। उसमें जो सांख्यिकीय शब्द होते हैं ना, वो प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए माध्य, मीन, इसका प्रयोग हुआ है, मीन डिफरेंस। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग यहाँ पर होता है। तो इससे आसानी से आप पहचान लेंगे सांख्यिकी परिकल्पनाएं हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा, अब देखें ये जो हमारी सांख्यिकी परिकल्पना है, ये इसके दो प्रकार होते हैं। सांख्यिकी परिकल्पनाओं के दो प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से दो प्रकार हैं? तो पहला है हमारा निराकरणी या शून्य परिकल्पना। यह जो निराकरणी या शून्य परिकल्पना है, देखें इसे हम कैसे दिखाते हैं? इसको हम H0, यह देखिए H0, इससे इसको दिखाया जाता है। निराकरणीय परिकल्पना या शून्य परिकल्पना को हम H0 से निरूपित करते हैं। देखिए यह क्या है? निराकरणीय परिकल्पना, शून्य परिकल्पना, नाम से ही आप देख सकते हैं। नल हाइपोथेसिस, अंग्रेजी में इसको नल हाइपोथेसिस कहा जाता है। नल यानी कि कुछ भी नहीं, कोई अंतर नहीं। तो शून्य परिकल्पना सीधा सीधा है ऐसी परिकल्पना जिसमें कोई अंतर नहीं की परिकल्पना की गई हो, कोई अंतर नहीं, शून्य अंतर। इस प्रकार की जो परिकल्पना होती है हमारी, वह होती है निराकरणीय या शून्य परिकल्पना। देखें, निराकरणीय परिकल्पना की अवधारणा होती है कि स्वतंत्र चर के प्रभाव के कारण दो या दो से अधिक समूहों में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, कोई अंतर नहीं होता है। ऐसी परिकल्पनाओं में कोई अंतर हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, कि विभिन्न दो चरों के बीच या विभिन्न दो समूहों के बीच किसी भी संदर्भ में कोई अंतर नहीं होता है। और जो अंतर देखने में आता है वह संयोगवश अंतर होता है। वह प्रतिचयन की त्रुटियों से संबंधित चयन हो सकता है, लेकिन स्वतंत्र चर के कारण वह अंतर नहीं होगा। और स्वतंत्र चर के कारण अंतर कब तक नहीं माना जाएगा? स्वतंत्र चर के कारण यह अंतर तब तक नहीं माना जाता है जब तक कि यह अंतर संदेह से परे सिद्ध नहीं कर दिया जाए। तो इस प्रकार से यह जो हमारी निराकरणीय परिकल्पना या शून्य परिकल्पना है, ऐसी परिकल्पना होती है जिसमें विभिन्न दो चरों या दो समूहों के बीच कोई अंतर नहीं है। नो डिफरेंस की बात, अंतर नहीं की बात यहाँ पर की जाती है। अब देखिए इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं। देखिए इसका उदाहरण, छात्र एवं छात्राओं की गणितीय उपलब्धि के माध्य में कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पर ये अंतर दो बार लिख दिया गया है। देखें ये अंतर यहाँ पर नहीं रहेगा, दो बार लिखा गया है। तो छात्र एवं छात्राओं की गणितीय उपलब्धि के माध्य में कोई अंतर नहीं होता है। इस प्रकार का यह परिकल्पना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट रूप से यह क्या है? कोई अंतर नहीं है, यह होगा। ठीक है, कोई अंतर नहीं होता है।
आइए आगे देखते हैं। जो निराकरणीय परिकल्पना होती है या दो समूहों के मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जांच के लिए टी वैल्यू का जब हम मान निकालते हैं तो वह कैसे निकालते हैं, वह द्विपक्षीय परीक्षण टू टेल्ड टेस्ट के आधार पर किया जाता है। आप देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न आपसे नेट फर्स्ट पेपर में पूछे जाने की संभावना कम रहेगी, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनके सेकेंड पेपर में रिसर्च है वहाँ पर जब उनसे प्रश्न आता है तो इस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है, शून्य परिकल्पना होती है, इसका परीक्षण वन टेल होता है या टू टेल टेस्ट होता है ना। द्विपक्षीय परीक्षण किया जाता है या एक पक्षीय परीक्षण किया जाता है। तो जब आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि शून्य परिकल्पना या निराकरणीय परिकल्पना की ये जो निराकरणीय परिकल्पना है इसमें दो समूहों के मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जांच के लिए टी का मान द्विपक्षीय परीक्षण पर देखा जाता है या एक पक्षीय परीक्षण पर। तो आप वहां जवाब देंगे द्विपक्षीय परीक्षण, टू टेल टेस्ट। ठीक है, टू टेल टेस्ट के आधार पर इस परिकल्पना की जांच, नल हाइपोथेसिस की जांच की जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सेकेंड पेपर में। जो भी विद्यार्थी आप देखेंगे एजुकेशन से नेट दे रहे हैं या सोशियोलॉजी से नेट दे रहे हैं या हिस्ट्री है, फिर आप देखेंगे होम साइंस है, तो इन सब में सेकेंड पेपर में भी रिसर्च है और बहुत ही गहनता से वहाँ पर अध्ययन करना होता है और डीपली आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ पर इस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो इसको ऐसे विद्यार्थी जो सेकेंड पेपर में जिनको रिसर्च की तैयारी करना है तो वो इस प्रश्न को ध्यान से देखें। दूसरा देखिए, जब टी का मान सार्थकता के लिए आवश्यक मान से कम होता है तब निराकरणीय परिकल्पना को सत्य मान लिया जाता है और उसे स्वीकार किया जाता है। टी वैल्यू जो भी प्राप्त होती है निराकरणीय परिकल्पना की जब जांच की जाती है तो आप देखेंगे टी का जो वैल्यू आता है, दो समूहों के बीच के अंतर की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। तो जब टी का मान प्राप्त होता है, वह टी का मान यदि सार्थकता के स्तर से, जो सार्थकता के स्तर के लिए जो आवश्यक मान होता है, अगर उससे कम है तब तो निराकरणीय परिकल्पना हमारी सत्य मानी जाएगी और उस परिकल्पना को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। और यदि सार्थकता के मान से अधिक होता है टी का मान, तो वह जो हमारी निराकरणीय परिकल्पना होती है वह क्या होती है, रिजेक्ट कर दी जाती है, उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये रही निराकरणीय परिकल्पना, शून्य परिकल्पना की बात। ऐसी परिकल्पना जहाँ पर अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं की परिकल्पना है। ठीक है, कोई अंतर नहीं की परिकल्पना की जाती है। तो सीधा सा है, इसको पहचानने के लिए आपको बस यही देखना है, कोई अंतर नहीं आ रहा है, तभी आप कहेंगे कि वह क्या है, निराकरणीय परिकल्पना है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंसेस रहता है, दिशा विहीन परिकल्पना और इसमें दिशा विहीन में आप देखेंगे वहाँ पर क्या रहता है, वहाँ पर है अंतर होता है, सिर्फ इतना रहेगा कि छात्र एवं छात्राओं की गणितीय उपलब्धि के माध्य में अंतर होता है। अगर इस प्रकार से अभिव्यक्त किया गया, किसी परिकल्पना को निर्मित किया गया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, छात्र एवं छात्राओं कि गणितीय उपलब्धि के माध्य में अंतर होता है, अंतर होता है, तो वह क्या है, वह आपका दिशाविहीन परिकल्पना है। लेकिन जब लिखा जाएगा कोई अंतर नहीं होता है तो यह शून्य परिकल्पना होगी। आइए दूसरा है प्रायोगिक या वैकल्पिक परिकल्पना। जो हमारी वैकल्पिक परिकल्पना है इसको हम प्रायोगिक परिकल्पना भी कहते हैं। तो देखिए ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है, तो देखें प्रायोगिक परिकल्पना को वैकल्पिक परिकल्पना भी कहते हैं। प्रायोगिक परिकल्पना की रचना में दो समूहों में अंतर, इसकी प्रत्याशा की जाती है, अपेक्षा रखी जाती है कि दो समूहों के बीच अंतर है। जैसे अभी हम लोग निराकरणीय परिकल्पना, शून्य परिकल्पना को देखें कि वहाँ पर दो चरों के बीच या दो समूहों के बीच अंतर नहीं की कल्पना की जाती, कि वहाँ कोई अंतर नहीं है, नो डिफरेंसेस। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है, अंतर है, इसकी अपेक्षा की जाती है वैकल्पिक परिकल्पना में, कि दो चरों के बीच या दो समूहों के बीच निश्चित ही अंतर है, वह अंतर धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। देखें मैथेसन महोदय के अनुसार
इन्होंने प्रायोगिक परिकल्पना की परिभाषा दी है। क्या है? देखिए, प्रायोगिक परिकल्पना दो समूहों के व्यवहारों में प्रायः अंतर का भविष्य कथन करती है। यह जो प्रायोगिक परिकल्पना है वह किन्हीं भी दो समूहों के व्यवहारों में प्रायः अंतर का भविष्य कथन करती है। चूंकि सामान्यतः समूहों में अभिक्रियाओं की जो मात्राएं होती हैं वे अलग अलग होती हैं। अभिक्रियाएं वह आप देखेंगे ट्रीटमेंट्स की जो मात्राएं होती हैं वे अलग अलग होती हैं। अतः शोधकर्ता अपने आंकड़ों के द्वारा प्रायोगिक परिकल्पना की पुष्टि की अपेक्षा करता है। जो भी आंकड़े डेटा इकट्ठा करते हैं शोधकर्ता, उनका विश्लेषण करके अपनी परिकल्पना को पुष्ट करने की वो आशा रखते हैं। ठीक है, तो ये रही प्रायोगिक परिकल्पना। प्रायोगिक परिकल्पना में किन्हीं भी दो चरों या दो समूहों के बीच अंतर का कथन किया जाता है। आइए इससे हम रिलेटेड जो उदाहरण है उसको देखते हैं। देखिए, छात्रों की गणितीय उपलब्धि का माध्य छात्राओं की गणितीय उपलब्धि के माध्य से अधिक होता है। अभी जब हम नल परिकल्पना बनाए थे तो हम वहाँ पर क्या लिखे थे कि छात्रों की गणितीय उपलब्धि का माध्य छात्राओं की गणितीय उपलब्धि के माध्य में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, आइए उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या था? देखिए, छात्र एवं छात्राओं की गणितीय उपलब्धि के माध्य में कोई अंतर नहीं होता है। छात्र एवं छात्राओं, यहाँ पर क्या है? नल परिकल्पना में छात्र एवं छात्राओं की गणितीय उपलब्धि के माध्य में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर उदाहरण क्या है? देखिए, यहाँ पर वही दो समूह हैं, छात्रों और छात्राओं, ये दो समूह हैं। तो छात्रों की गणितीय उपलब्धि का माध्य छात्राओं की गणितीय उपलब्धि के माध्य से अधिक होता है। यह हमारा क्या है? प्रायोगिक परिकल्पना। या इसी का विपरीत भी हम देख सकते हैं। यहाँ दूसरा उदाहरण है, आप देख रहे हैं, छात्रों की गणितीय अभिक्षमता छात्राओं की गणितीय अभिक्षमता से अधिक होता है। ये दूसरा उदाहरण है। इसी का जस्ट विपरीत आप देख सकते हैं कि छात्रों की गणितीय उपलब्धि का माध्य छात्राओं की गणितीय उपलब्धि के माध्य से कम होता है। यह भी आपका प्रायोगिक परिकल्पना ही है। ठीक है, या दूसरे के संदर्भ में देखिए, छात्रों की गणितीय अभिक्षमता छात्राओं की गणितीय अभिक्षमता से कम होता है। इस अधिक की जगह हम क्या है? कम भी लिख सकते हैं। अधिक की जगह कम। ठीक है, कम होता है। ठीक है, तो ये एक और आपका परिकल्पना बन जाएगा कि छात्रों की गणितीय अभिक्षमता छात्राओं की गणितीय अभिक्षमता से कम होता है, अधिक होता है या कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है? यह प्रायोगिक परिकल्पना है। तो आप देखेंगे जो प्रायोगिक परिकल्पना होती है हमारी, उसको हम H1 से दिखाते हैं। नल परिकल्पना को H0। ठीक है, जो नल परिकल्पना होती है हमारी निराकरणीय परिकल्पना, उसको हम इस प्रकार से H0 से दिखाते हैं और प्रायोगिक परिकल्पना को H1 से हम दिखाते हैं। तो ये रही हमारी प्रायोगिक परिकल्पना। जो प्रायोगिक परिकल्पना है वैकल्पिक परिकल्पना है, जो हमारा यह अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। इसको हम दो प्रकार से अन्य दो प्रकारों में बांटते हैं। देखिए वो कौन कौन से प्रकार हैं, तो देखेंगे। सबसे पहला है धनात्मक परिकल्पना। प्रायोगिक परिकल्पना या जो हमारी वैकल्पिक परिकल्पना है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस है, इसे दो प्रकारों में बांटते हैं, दो रूपों में बांटा जाता है। पहला है धनात्मक परिकल्पना, पॉजिटिव हाइपोथेसिस। तो ये जो आपकी पॉजिटिव हाइपोथेसिस है, ऐसी परिकल्पना होती है जहाँ पर आप देखेंगे दिए गए समूहों में से किसी एक समूह को निश्चित रूप से दूसरे समूह से श्रेष्ठ बताया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखें, किसी भी आप देखेंगे किसी एक समूह को, है ना, एक समूह को दूसरे समूह से श्रेष्ठ बताते हैं, है ना, ये धनात्मक है। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप यहाँ देख सकते हैं कि एक समूह दूसरे समूह से धनात्मक दिशा में अंतर प्रदर्शित करता है। ऐसे अभिकल्प पर आधारित जो भी हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं वह क्या है? वह हमारा धनात्मक परिकल्पना कहलाता है। तो धनात्मक परिकल्पना एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें दिए गए समूहों में से निश्चित रूप से एक जो है दूसरे समूह से श्रेष्ठ होता है।
इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। देखिए, छात्रों की गणितीय उपलब्धि छात्राओं की गणितीय उपलब्धि से अधिक होता है। देखिए यहाँ पर श्रेष्ठ बताया गया ना, छात्रों की जो गणितीय उपलब्धि है उसको छात्राओं की गणितीय उपलब्धि से श्रेष्ठ बताया गया, अधिक होता है, तो यह है तो धनात्मक है। एक और उदाहरण देख लीजिए, सहसंबंध के संदर्भ में अगर है तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है बुद्धिलब्धि और गणितीय अभिक्षमता के मध्य धनात्मक सहसंबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह उदाहरण है हमारा धनात्मक परिकल्पना का। दूसरा प्रकार है नकारात्मक परिकल्पना। नकारात्मक परिकल्पना ऐसी परिकल्पना होती है जिसमें एक समूह की योग्यता को दूसरे समूह की योग्यता से निश्चित रूप से कम बताया जाता है, सार्थक रूप में कम बताते हैं। अतः ऐसी नकारात्मक अभिकल्पना की स्थिति में जो संबंधित परिकल्पना है उसको हम नकारात्मक परिकल्पना कहते हैं। उदाहरण देखिए, बहुत ही आसान है। देखिए, छात्रों की गणितीय उपलब्धि, ये देखिए यहाँ पर है छात्रों की गणितीय उपलब्धि छात्राओं की गणितीय उपलब्धि से कम, यहाँ देखिए कम है, कम होता है। तो ये हमारा इसका उदाहरण है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, अभिप्रेरणा और दुश्चिंता के मध्य ऋणात्मक सहसंबंध होता है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे अभिप्रेरणा और दुश्चिंता के मध्य क्या है, ऋणात्मक सहसंबंध को बताया जा रहा है। तो यह नकारात्मक यहाँ पर नकारात्मक परिकल्पना के अंतर्गत ये है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे हमारा यह जो परिकल्पना का आज का वीडियो है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को यदि हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे निश्चित ही आप शेयर करें, अपने मित्रों में अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें ताकि सब तक यह वीडियो पहुंचे और वे इससे लाभान्वित हों। यदि आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए। यदि आप पहली बार मेरा वीडियो देखे हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वह आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।